आज की क्लास में चैप्टर 19 को ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। और आगे जो टॉपिक्स हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले एक बार मैं आपको ये डायग्राम वापस रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किडनी की यूनिट है। यूनिट बोलने का ये मतलब है कि किडनी में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा और यूरिन फॉर्मेशन होगा उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? इस नेफ्रॉन का है, ठीक है। आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अब इस पे ध्यान नहीं देंगे, लिखा हुआ क्या है आप अपना रिकॉल करेंगे कि आपको कितना याद है, ठीक है। यहाँ पे अंदर आपको रेड में रेड पता नहीं चल रहा, कलर चेंज कर लेना। हाँ, यहाँ पे आपको ना टफ टफ कैपिलरीज दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। जिसको आपने टर्म क्या सीखा था? ग्लोमेरुलस, दैट इज ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस किसके अंदर है? तो ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर है। ये बाहर आपको जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो यूरिन फिल्ट्रेशन का काम है वो करना किसको है? इस पूरे ट्यूबुलर पार्ट को करना, मतलब इस पूरे की पूरे नेफ्रॉन का वर्क ही आप क्या पढ़ रहे हैं? ये यूरिन फिल्ट्रेशन करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले ब्लड जो है इसको दिया जाएगा जिसको फिल्ट्रेशन कराना है, दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल। और एक है आपके पास एफरेंट आर्टेरियोल। एक क्या है आपके पास? ये एफरेंट आर्टेरियोल है। ये यहाँ से वापस फिर देगा और बोलेगा कि इन सब का क्या कराना है? फिल्ट्रेशन कराना है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपना फोकस चेंज करेंगे। बोलने का ये मतलब है कि अब नेफ्रॉन का जो पार्ट है सीधा इसके ऊपर आएंगे हम। ये सबसे पहले एडजेसेंट टू बोमेन्स कैप्सूल आपको यहाँ पे जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, मैंने क्या बोला था पिछली क्लास में, जितना सीधा ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, ठीक मैम है। पीसीटी। हाँ, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? पीसीटी हो गया। और ये आपस में ऐसे उलझे हुए क्यों है इसका रीजन भी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। इतना ही नहीं, कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है ये, ठीक है। तो ये पार्ट इसका पीसीटी है। इसके बाद क्या है आपके पास? डिसेंडिंग लिम्ब है और फिर आपके पास क्या है? असेंडिंग। दो इसके लिम्ब है आपके पास, हेनलेज लूप के, नामी लूप है इसका, या लूप ऑफ हेनले, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो पार्ट आता है यहाँ पे एक नेक्स्ट जो आपके पास सुपर कोइल्ड पोर्शन है दैट इज डीसीटी। ये वाला पार्ट क्या है? डीसीटी है, ठीक है। फाइनली जाके ये मर्ज कर रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। अब इस पूरे नेफ्रॉन को ये समझने के लिए कि आखिर ये जो नेफ्रॉन आपको नजर आ रहा है ये किस टाइप का है, मतलब इसका नाम क्या रखें हम, तो ये देखते हुए कि नेफ्रॉन का कितना पोर्शन और कितना पार्ट मेडुलरी जोन के अंदर है और कितना पार्ट और पोर्शन कॉर्टिकल जोन के अंदर है, इसके आधार पे अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए मेडुलरी जोन बना दिया। और ये देखते हुए कि इसका कितना पार्ट और कितना पोर्शन जो है वो यहाँ पे ये कॉर्टिकल जोन के अंदर है, इसके आधार पे हमने अब क्या किया, इसका क्लासिफिकेशन भी किया और हमने इसकी मीनिंग भी करी, ठीक है। तो ये बताते हुए मैंने पिछली क्लास को टर्मिनेट करा था, जबकि मुझे ये बताना तो आज की क्लास में था, बट पिछली क्लास में आपका कुछ डाउट आ रहा था। कुछ बच्चों ने बोला ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स में होगा, कुछ बच्चों ने बोला ये मेडुला में होगा, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रही थी, वहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि ज़्यादातर नेफ्रॉन्स में, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स, जो लूप ऑफ हेनले है ये बहुत छोटा होता है, इतना शॉर्ट होगा ना कि मेडुला के अंदर बहुत कम ही पेनिट्रेट कर पाता है। मतलब क्या है बोलने का? अभी अभी आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन डाल के आपको डिमार्केशन करने का काम किया जाए। आप अपने एनसीईआरटी बुक में बाद के डायग्राम्स को देखना स्टार्ट करेंगे जहाँ आपको ऑस्मो रेगुलेशन समझाया हुआ है, तो हर जगह नोटिस करेंगे कि एक लाइन डाल के, अगर लाइन नहीं भी डाला गया है तो कलर सेपरेशन किया गया वहाँ पे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, वो
बाहर वाले पार्ट को कॉर्टिकल जोन शो करना चाह रहा है और अंदर वाले पार्ट को या नीचे वाले पार्ट को मेडुलरी जोन शो करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये जो हेनलेज लूप है, मतलब ये बहुत कम ही इसको पेनिट्रेट कर पाएगा, इसके पहले ही मुड़ जाएगा यहाँ से। तो ज्यादातर जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, जिनका जो लूप ऑफ हेनले है, ये हेनलेज लूप है, वो काफी शॉर्ट होता है। ठीक है, इसका नाम याद करना बहुत ज्यादा इजी है। बच्चों की क्वेरी होती है, मैम हम इसको याद कैसे करें, तो ऐसे याद रखिए। देखिए, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है, इसमें इसकी हेनलेज लूप का बहुत ही कम हिस्सा मेडुलरी जोन में है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट किस पोर्शन में हुआ, कॉर्टिकल जोन में हुआ। ठीक, तो हम इस आधार पे इसका नाम रखेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कोई दिक्कत? याद हुआ सबको? इस बेसिस पे हाँ, हम लोग इसका नाम क्या रखेंगे, हम लोग इसका नाम रखेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच टाइप ऑफ नेफ्रॉन कंटेन शॉर्ट लेंथ हेनलेज लूप, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, लेकिन कुछ में जो है ये लूप ऑफ हेनले काफी डेप्थ में जाके पेनिट्रेशन करने का काम करता है। साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रन्स डीप इनटू द मेडुला। इन नेफ्रॉन्स को हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं इसको देखते हुए, जैसे आपके पास कोई सा भी डायग्राम है, किसी भी डायग्राम को आप देखिए, जैसे जिसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो एक जो इसका बाहर वाला पार्ट है, ये आपने सीखा है कि बाहर वाला जो पार्ट है वो कॉर्टिकल है, तो एक को हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोल दिया। और जिसका ज्यादातर, जैसे ये मैंने आपको पिछली क्लास में यहाँ पे लगाया था, तो बेचारा दिख भी नहीं रहा है, बहुत छोटा सा है यहाँ पे। तो अगर ये डीप पेनिट्रेशन कर रहा है तो इसका ज्यादा हिस्सा मेडुलरी रीजन में चला गया, तो मेडुलरी नेफ्रॉन, तो जक्स्टा ही तो लगाना है उसमें। जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म आपको दिख रहा है, तो पहले आप याद रखिए, पहले आपको क्या याद रखना है, पहले आपको सिर्फ याद रखना है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और मेडुलरी नेफ्रॉन है। मेडुलरी वाले में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लगा देना है। ठीक है, तो ये दो तरह के मैंने आपको नेफ्रॉन सिखाए हैं। आप जब मैम ये एग्जाम देने जक्स्टा का बैठेंगे, मतलब क्या है? देखिए जो यहाँ पे जक्स्टा लिखा रहता है, तो जक्स्टा वर्ड कई जगह पे आता है, बायो में देखने को आपको। ठीक है, तो जब कहीं पे आपको क्लोज एसोसिएशन तो दिखता है, लेकिन क्लोज एसोसिएशन उस तरीके का दिखता है कि मेडुलरी में पूरा उसके वॉल को टच नहीं कर रहा है। मतलब जक्स्टा मीनिंग आता है नियर बाई, जैसे इंग्लिश में कैसे हम लोग कह देते हैं, तो एक तरीके से क्या है, ये एडवर्ब है। नियर, नियर बाई, हम एड्रेस लिखते हैं ना तो कह देते हैं हम लोग। तो जक्स्टा का मतलब ये है, लिटरल मीनिंग अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है नियर बाई। ठीक है, तो दूसरा हो गया जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तभी तो मैंने बोला आपको सिर्फ कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन याद रखना है, मेडुलरी वाले में जक्स्टा लगा देना। ठीक है, हो गया ये क्लियर बिल्कुल? यस तो मैम। आपसे एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। लिख लेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या मैम हुआ, एक ही पॉइंट कर सकते हैं। बस एक ही पॉइंट बनेगा, तो लिख तो लेंगे। यस मैम। लेकिन हाँ, जो आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ज्यादा वही पाया जाता है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो क्या होगा, आपको एक देखिए बढ़िया है डायग्राम, मैं आपको शो करती हूँ। मेजॉरिटी में तो एक आप लिखेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, जबकि दूसरा जो आपके पास उसका नंबर लेस होता है। ये देखिए, मैं इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे है एक, वो जा नहीं रहा था ड्रैग होके, तो ब्लड ही सही, बट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है यहाँ पे, इसका हेनलेज लूप कितना छोटा है, तो इसका नाम क्या होगा, कॉर्टिकल होगा या मेडुलरी होगा? मैम कॉर्टिकल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉर्टिकल बोल दिया हमने तो मेडुलरी जोन में ये होगा ही नहीं।
लेकिन ये वाला जो है ये काफी डेप्थ में जाके इसको पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हम क्या रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, बस इतना सा फर्क है। लेकिन हाँ अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो इसको आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। और अब आगे देखिए, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, आपके पास ये रहा बोवेंस कैप्सूल, यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलस है। तो दोनों को एक साथ ऐड करके टर्म क्या दिया था आपने, माल्पीजियन बॉडी, याद आया? या हम लोग इसको रीनल कॉर्पसल भी कहते हैं, ठीक है। अब जो बात आप जानते हैं ऑलरेडी, एक आर्टेरियोल या आर्टरी से भी जो पतला होता है ना, उसको आर्टेरियोल का टर्म दे दिया जाता है। कोई नई चीज नहीं है ये, ऐसा नहीं सोचना कि कुछ नया हमें आर्टेरियोल याद करना पड़ेगा, अलग नहीं। एक तो आर्टरी ऐसी इतनी पतली होती है, उससे भी थिन क्या हो गया, आर्टेरियोल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो डिफरेंट आर्टेरियोल है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये उल्टा इमर्ज कर रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर से। लेकिन ये क्या करेगा, पेरीट्यूबुलर मतलब साइड साइड में एक पूरा का पूरा यू शेप्ड नेटवर्क बनाता है, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल उसके पैरेलल पैरेलल चलता हुआ घूमता हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग वैसा रेक्टा बोलते हैं। अब अभी तक हम लोग फोकस किसके ऊपर कर रहे थे, नेफ्रॉन के ऊपर। लेकिन नेफ्रॉन पढ़ते 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 एक चीज आपने नोटिस ही नहीं करा कि जो सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है और पार्ट है, ये देखिए पैरेलल चल रहा है, ये रेड कलर से जो चल रहा है। अगर ये यू शेप्ड है तो ये जो आपको वैसा दिखता दिख रहा है ये भी यू शेप्ड है, क्योंकि जो यूरिन फिल्ट्रेशन हो रहा है और जो यूरिन फिल्ट्रेशन होगा उसमें, अब ऑब्वियस है कि फिल्ट्रेशन किसका होगा, ब्लड के अंदर जो चीजें हैं उसी को तो फिल्टर किया जा रहा है यहाँ पे। तो वैसा रेक्टा जो है इसका पीछा नहीं छोड़ता, ये साथ 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 बिल्कुल पैरेलल सुपर कॉइलिंग करता हुआ ये इसके साथ साथ यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को देखते हैं, दैट इज माल्पीजियन बॉडी। लेकिन इसका होना क्या है, ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल आगे जाके गया, तो इसी का एक्सटेंशन आगे जाके वैसा रेक्टा बनाने का काम करता है, याद आया? ये क्या बनाने का काम करता है, वैसा रेक्टा बनाने का काम करता है, जो आपको यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो वैसा रेक्टा जब भी चलेगा तो हेनलेज लूप के पैरेलल चलता है। और सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे, जिसकी वजह से आगे हम लोग इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म का नाम देने वाले हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर इस नेफ्रॉन में, अब जो बोल रही हूँ बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर इस नेफ्रॉन में मूवमेंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगा, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, तो इसके पैरेलल वाले वैसा रेक्टा में जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड होगा। ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाई देती हूँ, ठीक है। मैं लेक्चर देना ही रह जाएगा मेरा और आपको भी तुरंत समझ आएगा, जिसकी वजह से कई बार बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूरिन फिल्ट्रेशन है, तो जब भी उसको टर्मिनोलॉजी हमें करना होता है तो हम लोग उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों कहते हैं। तो रीजन ये है कि दोनों में जो फ्लो है वो उल्टा चल रहा होता है। और क्यों उल्टा चल रहा होता है उसका रीजन आपको समझ आ जाएगा, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। इसमें मुझे आपको उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब ये जो डायग्राम यहाँ पे आपके पास है, इसमें हमने क्या किया समझने के लिए, ठीक है, वैसा रेक्टा को निकाल के, होता तो इसके पैरेलल है, ये रहा आपका नेफ्रॉन और ये रहा वैसा रेक्टा। सिर्फ समझने के लिए हमने यहाँ पे वैसा रेक्टा को बाहर कर दिया है। अब वैसा रेक्टा को जब आप उठा के क्या कीजिएगा, प्लेस कीजिएगा, ठीक है। तो प्लेस करने की ड्यूरेशन में आपको एक बात का पता चलेगा कि जब आप मूवमेंट एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे या मूवमेंट को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब आपको जो मूवमेंट है इनका वो ऐसे इस तरीके से नजर आएगा उसमें। हाँ ये रहा, ये परफेक्ट है, ये देखिए, ये बोल रही है।
एक सिंपल सी बात ये है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये देखिए, अगर मूवमेंट है वो चल रहा है अगर अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रहा है। उसने नहीं बोला कि मैं डिसेंडिंग हूँ, हमने नाम रखा है, हमने देखा अच्छा हमारा जो ड्राइंग पर्पस समझाने का है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि बार बार ये कैसे आ रहा है, डिसेंडिंग आ रहा है, हमने इसका नाम रख दिया डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और इधर वाला है असेंडिंग लिम्ब, ये भी दिख रहा है आपको। लेकिन एक और चीज भी तो मैच करना है कि इसमें अगर ये डिसेंडिंग है तो यहाँ फ्लो देखिए ये उल्टा ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे हुआ उल्टा ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी मैंने आपको छोटी सी बात बताई है जिसकी, अब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ भाग रहा है तो यहाँ ये बेचारा नीचे जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग इसको टर्म क्या देंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म देंगे, ठीक है। तो ये जो आपने देखा यहाँ पे जो इफरेंट आर्टेरियोल है इसी का एक्सटेंशन आगे जाके क्या कर रहा है, ये यू शेप वैसा रिक्शा बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात सोचिए और अपना कॉमन सेंस लगाइए, एक जैसे बार बार हम कहावत कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, भाई वैसा रिक्शा बहुत अच्छा या बहुत प्रोमिनेंट या वेल डिफाइंड तो तब होगा ना जब आपके पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा। वैसा रिक्शा अब आप चले जाइएगा ढूंढने कॉर्टिकल नेफ्रॉन में तो मिलेगा क्या आपको, रिड्यूस्ड होगा, मैम वो एब्सेंट तो होगा, शॉर्ट हो जाए। बहुत छोटा होता है। तो क्या बनाएंगे हम, जब बेचारा हेनलेस लूप ही नहीं होगा तो वैसा रेक्टा की कहानी वैसे भी खत्म है, क्योंकि वैसा रेक्टा जब भी पैरेलल चलेगा तो किसके पैरेलल चलता है, वो हमेशा फॉलो करता है नेफ्रॉन को, हेनलेस लूप को, सबको फॉलो करता हुआ चलता है। तो जैसा नेफ्रॉन होगा वैसा ही वैसा रेक्टा होगा। तो कल को जाके अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि वैसा रेक्टा इज हाईली प्रोमिनेंट और वेल डिफाइंड इन विच टाइप ऑफ नेफ्रॉन, तब क्या बोलेंगे, मेडुलरी रहता है, हाँ ठीक है, जक्स्टा वेरी गुड, मेडुलरी। जुक्स्टा मेडुलरी जो है उसमें वो बहुत अच्छा पाया जाएगा। यहाँ पे ये सब क्रिस्टल क्लियर लेवल्स हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। द adjacent part of this Bowman's capsule is PCT, proximal convoluted tubule. This cup-shaped structure is Bowman's capsule, and inside the Bowman's capsule, these tuft of capillaries are glomerulus, then artery। अब नेक्स्ट जब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले है, और इसके पैरेलल पैरेलल यहाँ पे क्या चल रहा है, वैसा रिश्ता चल रहा है, ठीक है। फिर द पार्ट विच इज एडजेसेंट टू दिस कलेक्टिंग डक्ट इज डीसीटी और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या हो गया आपका, डीसीटी हो गया। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल आगे चले हम लोग, यस मैम। चलिए आगे देखिए। अब देखिए एक ना छोटा सा पैरा है जहाँ पे जब यूरिन फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज अगर आपको यूरिन फॉर्मेशन समझना है तो सवाल ये उठता है कि यूरिन बनेगा तो तब ना जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसी के अंदर से तो सारी चीजें फिल्टर करके फिर वापस उसको हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज करना है। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है इसके बेसिक बहुत ही जीरो लेवल पे ये कोई भी बच्चा बता सकता है, जब आप नेफ्रॉन का डायग्राम देखेंगे उसको देख के भी कोई भी बता सकता है कि पहला इसका प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब ग्लोमेरुलस कितना फिल्ट्रेशन करता है। और एक और चीज है, आगे जाके एक स्टेटमेंट लिखा होगा, एक्चुअली में किडनी एक्सक्रीशन से ज्यादा तो रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, क्योंकि 18 लीटर में से मात्र 1.5 लीटर, मतलब 18 लीटर में से सिर्फ 1.5 लीटर ही बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। क्या बोलने का मतलब हुआ कि 99% से भी ज्यादा तो रीअब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। और सिर्फ रीअब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, खुद भी ट्यूबुलर पार्ट जो है इसका वो सिक्रीशन करेगा, जो 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपने जितना भी पोर्शन करा होगा कहीं ऐसा लगा होगा कि टफ है, नहीं ना, समझने में आसान लगा सब। ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्रोसेसेस हैं, टर्म्स हैं, समझते सीखते जाइए, दिमाग में प्रिंट करते जाइए, आसान हो जाएगा, ठीक है। 3 पार्ट है इसका, एक हो गया आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जब ये
ग्लोमेरुलस जो है ये वाला पार्ट। तो इसके फिल्ट्रेशन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इसका तो जो रेट है वो भी ऑल्टर होगा आपके बॉडी फ्लूइड के हिसाब से। बॉडी फ्लूइड अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो कैसे एक्टिव होगा, कैसे इनएक्टिव होगा, सब होगा यहाँ पे। अभी मैं तुरंत पढ़ा रही हूँ आपको आगे, ठीक है। देन आपके पास क्या है, ये पूरा जो ट्यूबुलर पार्ट आपको ये पूरा बंच जो दिख रहा है, ये सब के सब मिलके दिन रात इतनी मेहनत करते हैं कि ये कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे बॉडी का एक पिन पॉइंट मात्र भी कोई इंपॉर्टेंट चीज बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये 99% से भी ज्यादा री एब्जॉर्प्शन का मतलब दोबारा आपके ब्लड जो ने जो ले जाके दिया है उसी के अंदर से वो री एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। और फिर आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये खुद भी कुछ सिक्रेशन का काम भी करते हैं। तो इसके आधार पे इसके बेसिक क्या है, 3 प्रोसेसेस हैं। याद हो गया सबको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, तो पहला स्टेप आपने क्या देखा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। तो ऑब्वियसली किसका कर रहे हैं, ब्लड का ही कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, किसका फिल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे जब हम डेटा निकालने का काम करते हैं तो 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट में, ठीक है, आपका जो किडनी है वो 1100 टू 1200, मतलब 1 लीटर में भी 100 ml और 200 ml ज़्यादा कर दीजिए। 1 लीटर समझ रहे हैं कितना होता है। अब आप सोच के देखिए कितने फास्ट रेट से काम कर रहा है। आप अभी बैठे हैं और किस रेट से आपका यूरिन फिल्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ाया था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, और साफ साफ ये बात बताई थी कि ये जो हार्ट के ब्लड पंप करने का जो रेट है ये इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसी के साथ एसोसिएशन में, कोऑर्डिनेशन में कौन काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है। तो 1 मिनट में यहाँ पे जितना वेंट्रिकल ने ब्लड पास किया था उसका 1/5 जो है ये क्या करता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। तो ये कितना करता है आपका, 1100 से 1200 ml करता है मात्र 1 मिनट में, ठीक है। अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, तो अच्छा एक चीज देखिए, कॉमन सेंस लगाइए आपने, मैं बताती हूँ। ये डायग्राम पे आइए वापस, अब सोचिए। अगर ये जो ग्लोमेरुलस है आपके पास, इस ग्लोमेरुलस के पास क्या हुआ, कोई ऐसा पर्सन है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मतलब हार्ट उसका बहुत तेजी से, जो 72 बीट्स होना चाहिए पता चला 75 80 बीट्स पर मिनट, बहुत तेजी से सांस ले रहा है, उसको बहुत गुस्सा आया, उसका ब्लड प्रेशर हमेशा ये दिन भर में पता चला 50 बार गुस्सा ही करता है, वो बहुत ज्यादा उसको एंगर होता है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो ग्लोमेरुलस है, ब्लड प्रेशर हाई होने का मतलब है कि हाई प्रेशर के साथ इस ग्लोमेरुलस को ब्लड को फिल्टर भी करना पड़ेगा, इसको खुद का भी रेट बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो खुद का जब रेट बढ़ाना पड़ेगा तो उसके केस में क्या होगा, यूरिन भी जल्दी जल्दी वहां से बॉडी से पास होगा, तो जिसकी वजह से बॉडी से लॉस जो फ्लूइड का है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। अगर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो फिल्ट्रेशन क्या होगा, वहाँ पे कम होगा, ठीक है। इसके बाद देन जब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग लेयर्स के बारे में बात करते हैं, जिन लेयर्स के थ्रू ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब ऑब्वियस है कि जब फिल्ट्रेशन हो रहा है, जैसे कैसे मैंने आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब पढ़ाया था, या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब आपको मैंने सिखाया था, तो वहाँ मैंने लेयर सिखाए थे आपको, बोला मैंने ये एल्वियोलाई है, फिर बीच में वहाँ भी बेसमेंट सब्सटेंस था, यहाँ भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और फिर आपने क्या देखा था, वहाँ पे कैपिलरी है। तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे। अगर जो वोमेन्स कैप्सूल है आपके पास वो तो है ही, ठीक है। अब वोमेन्स कैप्सूल होने के साथ साथ जो ग्लोमेरुलर टफ्ट है वो भी है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो 3 लेयर हैं उसमें सबसे पहले आपके पास है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, मतलब ग्लोमेरुलस का जो ब्लड वेसल है उसका जो एपिथेलियम है उसको एंडोथेलियम बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है किसके बीच में, तो ये प्रेजेंट है आपके वोमेन्स कैप्सूल वाले एपिथेलियम
और ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल जो है उसके, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। देखिए पूरा ब्लर हो जाएगा क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, क्योंकि डायग्राम ज़्यादा ज़रूरी था, तो एटलीस्ट कलर जो है उससे तो मैं समझा ही सकती हूँ आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है सिर्फ इसके ऊपर। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, एक तो आपको यहाँ पे येलो कलर का क्या दिख रहा है, ये वोमेंस कैप्सूल दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो वोमेंस कैप्सूल है, तो इसी के अंदर तो ये क्या प्रेजेंट है, आपके पास जो ग्लोमेरुलस है वो भी प्रेजेंट है। तो ये ना बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे होल्डिंग्स होते हैं जिसको हम फूड प्रोसेसेस बोलते हैं। कुछ नया नहीं होता है ये, ठीक है। लेकिन ये जो आपका वोमेंस कैप्सूल है और ये जो ग्लोमेरुलस है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो यही बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है। तो तीनों मिलके क्या करते हैं, एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को तैयार करता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे बताई जा रही है, ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि पोडोसाइट्स आर, बस हो गया खत्म। पूछ लिया आपसे क्वेश्चन उसने, तो आपको लिखा रहेगा एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टमक, एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एपिथेलियल सेल्स ऑफ वोमेंस कैप्सूल, एपिथेलियल सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। तो वोमेंस कैप्सूल के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको हम पोडोसाइट कहते हैं, ठीक है। अब ये इस फैशन में और इस तरीके से आपस में ये तैयार होके रहते हैं कि यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन स्लिट, मतलब छोटे छोटे होल्स या पोर्स होते हैं, लिख भी दिया है इसमें यहाँ पे, स्लिट्स और स्लिट पोर्स ये तैयार करके रखते हैं इस तरीके से। अब टिश्यू बोलने का क्या मतलब है, या एपिथेलियल सेल बोलने का क्या मतलब है, सेल 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 सेल। जब आप अरेंजमेंट कीजिएगा तो उसमें छन्ने की तरह छोटा छोटा गैप भी होगा, मतलब स्लिट भी होगा, ठीक है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन में आसानी होती है। और इन्हीं मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता हुआ ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपको एक बात बताई जा रही है, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ वोमेंस कैप्सूल। सब वोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में क्या पास होता हुआ चला जाएगा, बस जो प्रोटीन्स का साइज जिनका बड़ा होगा वही उसमें पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस पेज में कोई डाउट किसी को? नो मैम। समझ नो मैम। आया? यस मैम। यस मैम। अब ये देखिए, अभी अभी जो मैंने आपको बताया है इसमें वो थोड़ा ब्लर था, तो ये क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके पास ये एपिथेलियल सेल जो है दैट इज पोडोसाइट,
ये तो खैर वोमेंस कैप्सूल है ही है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे जैसे ये जिगजैग सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये वोमेंस स्पेस है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला आपको कि ये जो आपको ग्लोमेरुलस ऐसे उलझा हुआ था ना, जो आपको बाहर से नूडल्स की तरह उलझा हुआ दिख रहा था, ये एक्चुअल में उसका टीएस है, ये कटा हुआ पार्ट है। गलतफहमी नहीं रखना दिमाग में कि ऐसी बनाएंगे हम एग्जाम में। जो आपने अभी देखा ना, ऐसे 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 टफ्ट बना हुआ था आपको, उसी में से अगर मैं एक को काट के ऐसे दिखाऊं आपको, तो ऐसा हॉलो दिखेगा। तो वही बात जब मैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात अभी कर रही थी, तो मैंने बोला कि ग्लोमेरुलस के अंदर भी तो यहाँ पे सेल का लेयर होगा ना, तो जिसको हमने नाम दिया है एंडोथेलियल सेल। अब क्लियर है? उस टाइम हो सकता है कि थोड़ा आपको डाउट रह गया है, क्योंकि वो डायग्राम उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं था, बट ये बहुत अच्छा है। अब एंडोथेलियल सेल समझ आया सबको, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो आपके पास वोमेंस कैप्सूल है, ये बाहर से जो अवेलेबल है, ठीक है, तो ये तो अपना क्या करेगा, ये अपना टिश्यू कैरी करेगा, ठीक है। अब इसका जो टिश्यू है वोमेंस कैप्सूल का, और ये जो आपके पास एंडोथेलियल है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए आपके पास एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो अगर आपसे कल को जाके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो आपको वहां पे आंसर करना है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन वोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। अब समझ आया? आसान हो गया ये, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, और क्योंकि पेराइटल मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड, मतलब पेरी फेरी पे बाहर की तरफ जो होता है, तो वोमेंस कैप्सूल का अपना एपिथेलियल सेल तो यहाँ पे है ही है, बाहर वाला जो पेरी पेरी इसका बना रहा है, उसको हम लोग पेराइटल एपिथेलियल सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है आपको यहाँ पे इस पैरा में दिया गया था। अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा आपको, क्योंकि अब आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड तो मैं नहीं बोलूँगी, दुनिया की कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है समझने के बाद। बस इतना ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको समझने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। जब उनको समझना होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, एक टर्म आएगा अभी आपके पास, ये पैरा जो है दैट इज, मुझे तो इस पूरे चैप्टर में अगर बच्चों से एक ही क्वेश्चन पूछना हो तो मैं बस यही पूछूं, उसी से मैं चेक कर लूंगी कि बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा। बाकी सब में क्या था, खत्म ही नहीं था अभी तक कुछ भी, आसान आसान है सब बिल्कुल। सबसे पहली चीज डेटा के बारे में, यहाँ पे जो मैं डे 1 से, जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट करा है तब से मैं बोल रही हूँ कि आपका जो किडनी है वो एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेशन करता है। तो इस हिसाब से अगर आप डेटा निकालिएगा यहाँ पे, तो 1 मिनट में एक इंडिविजुअल का यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 125 ml, ठीक है। अब किडनी जो है इसके पास, जैसे देखिए, इस पहले स्टोरी को ऐसे समझिए, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गई, ठीक है, आपने देखा होगा तुरंत एनर्जी लॉस हो गया। अगर 2 बार 3 बार हो गया फ्रिक्वेंटली, तो फिर आपको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलती कोई काम करने की, आप सीधा बेड पे पड़ जाते हैं। अगर कोई आपको बोले भी कोई फिजिकल वर्क करने को, तो आप तो कर ही नहीं सकते उस वक्त किसी भी कीमत पे, इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल। आप इमेजिन करके सोच लीजिए वो काम, ठीक है। रीजन ये है कि आपकी बॉडी से जब फ्लूइड लॉस हुआ है, तो ये बेचारे तो अपना मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने में खुद ही बिजी हैं, तो आप कहाँ से काम कर लेंगे उससे। तो आपके किडनी के पास जब आप पैदा हुए थे तभी से आपके पास एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि ये इसने खुद को, अपने आप को तैयार करके रखा हुआ है कि कैसे आपकी बॉडी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ऑल्टर करेगा, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे एफिशिएंट मैकेनिज्म है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस प्ले करता है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ है जब आगे बात आती है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, यहाँ दिक्कत आती है बच्चों को। रीजन ये है कि अगर हम एनसीईआरटी वाले डायग्राम को फॉलो करें तो 7 जन्म में भी बच्चे को ये समझ नहीं आने वाला है
कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। रीजन ये है कि जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में, अच्छा, डीसीटी की पोजीशनिंग याद है आपको, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में मैंने आपको पढ़ाया डीसीटी में कि यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट के एसोसिएशन में होता है, और हम इफरेंट आर्टेरियोल की बात नहीं कर रहे, हम एफरेंट आर्टेरियोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के डायग्राम पे। ये देखिए, हाँ ये है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। चलिए, अब मुझे ये डायग्राम देख के अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो ऑनेस्टली एक बात बताइए, इस पूरे डायग्राम में यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींच दूं, क्या किसी पार्ट पे ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है कि ये, समझिएगा ध्यान से मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, कि ये जो डीसीटी वाला हिस्सा है और ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, इसके बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है? दिख रहा है आपको? क्वेश्चन समझे मेरा जो पूछा मैंने? मैम एक बार बोलिए। देखिए फिर से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर आप इस अपने बुक के डायग्राम को फॉलो करें, ठीक है, तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसका और ये जो डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, तो दोनों का कोई टच दिख रहा है क्या कहीं पे? कांटेक्ट पॉइंट नहीं मैम। टच होता हुआ दिख रहा है किसी को? नहीं मैम। नहीं, यही दिक्कत आती है। आधे बच्चों को लगता है किताब ने गलत लिख दिया, आधे बच्चों को लगता है पता नहीं क्या लिख दिया, हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो रट के चले जाते हैं। अब देखिए, तो मैंने आपको ये डायग्राम जब शो करा था डे 1, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने बोला था ये डायग्राम गलत है, लेकिन जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है तो उसके लिए तो बिल्कुल जीरो लेवल का ये डायग्राम है, जिसको देख के कोई भी बच्चा समझ सकता है। एक्चुअल में ये रियल डायग्राम है, ये देखिए। एक्चुअल अभी तो उस डायग्राम को देख के तो लगा नहीं था, ऐसा आप एग्जाम में बनाइएगा तो मेरे ख्याल से नंबर भी उल्टा कट जाएगा आपका, टीचर सोचेंगे बच्चा ही गलत बना के जा रहा है, जबकि ये सही है। अब इसमें समझिएगा ध्यान से क्या है। ये वाला एक एफरेंट आर्टेरियोल है और ये एक इफरेंट आर्टेरियोल है। पहले इसमें दिक्कत किसी को कोई? नो मैम। समझे? ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये रहा आपका पीसीटी, राइट। अच्छा, ये रहा आपका डीसीटी और ये रहा हेनलेज लूप, यू शेप्ड जो है, ये रहा हेनलेज लूप, ठीक है। तो अगर आपसे आज के बाद से कोई पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, तो एक्चुअल में ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है, ये वहां बनता है जहां पे ये एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी का कांटेक्ट पॉइंट होता है। अब दिखा? मतलब वो जो आपकी एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसको देख के तो ये अनहोनी वाली बात लगती है, दस ये क्या बोल रहा है, ये इम्पॉसिबल सी बात बोल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि आपको जितना दिख रहा है ये सुपर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड उठा के अगर हम रख दे बच्चों के सामने, वो समझने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है और ये जो आपका डीसीटी है, दोनों यहाँ पे टच हुए, टच हुए तो टच होने के बाद इसका देखिए यहाँ पे ये कांटेक्ट पॉइंट आया, तो यहाँ पे ये जो सेल्स अवेलेबल या प्रेजेंट होते हैं ना, इनको जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोला जाता है। अब समझ आया सबको? अब आया समझ में? यस सर। किस यहाँ पे किस किस का एसोसिएशन है, एफरेंट आर्टेरियोल या पीसीटी का? या ये नीट का क्वेश्चन आप कई साल पूछा जाता, मैंने बोला तो मुझे खुद एक सिंगल क्वेश्चन पूछना इस चैप्टर से तो मैं बस यही पूछूंगी बच्चे से, चेक हो जाएगा कि बच्चे ने पढ़ाई करी है या नहीं करी है, बाकी तो कहीं कोई दम ही नहीं समझने में। तो आपको नीट के एग्जाम में क्वेश्चन क्या था? एसोसिएशन बिटवीन इफरेंट आर्टेरियोल एंड डीसीटी, एफरेंट आर्टेरियोल एंड पीसीटी, एफरेंट आर्टेरियोल एंड कलेक्टिंग डक्ट, एफरेंट आर्टेरियोल एंड डीसीटी। तो ये तो अनहोनी सा लगता है, अगर कोई बच्चा सोचे डायग्राम बना के मैं देखता हूँ क्या सही होगा, तो कभी बेचारा सही कर ही नहीं सकता है।
क्योंकि रियल जो डायग्राम है वो ये है। तो आपके पास किडनी में जो नेफ्रॉन है उसके अंदर जब एफरेंट आर्टेरियोल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब डीसीटी जहाँ पे टच करते हैं, जहाँ टच करते हैं तो उसको हम जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में हमेशा दो चीज़ों का, 2 से 3 चीज़ों का एसोसिएशन होता है, आपने नोटिस करा होगा बायो में जहाँ जहाँ पे एपरेटस आता है। ठीक है, एक चीज़ के लिए हम कभी एपरेटस बोल ही नहीं सकते। केमिस्ट्री तो हम पढ़ नहीं रहे हैं कि आप यहाँ पे एपरेटस लिख रहे हैं। बायो में जब एपरेटस की बारी आएगी तो हमेशा वहाँ पे 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें आती ही आती हैं एक साथ। तो अब क्या हो, अब देखिए अब आपको समझ आएगा, अब पढ़िए, अब सही लगेगी। ये लाइन बच्चों को गलत लगती है, सोचते हैं गलत लिख दिया इसमें। अब आगे देखिए, juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region, ठीक है, formed by what? Cellular modifications in the DCT, ठीक है यहाँ तक, and the afferent arteriole at the location of their touch and contact. अब ठीक है, यस मैम। अब समझ आया सबको? क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए, तो होता ये है कि जैसे ही किसी बंदे का, किसी पर्सन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, ठीक है, तो अगर ये कम हो जाएगा मतलब गिरेगा, डाउन हो जाएगा, कुछ ऐसा हुआ, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई, बॉडी में फ्लूइड नहीं है ज़्यादा, या ब्लड का प्रेशर क्या हो गया, बहुत कम हो गया। ब्लड का प्रेशर लो कीजिएगा, ब्लड का प्रेशर कम कीजिएगा तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जीएफआर जीएफआर जीएफआर, अब हर जगह यही बोला जाएगा। तो उसके बोलने का ये मतलब होगा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी कम होगा। बीपी कम, जीएफआर कम, बीपी ज़्यादा, जीएफआर ज़्यादा। ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, हाँ। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जैसे ही कम होगा वैसे ही, अब छोटे बच्चों में भी वोमिटिंग होती है, अक्सर उनको वोमिटिंग हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि आप बाय बर्थ इनबिल्ट, साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बाय बर्थ ही इसको लेके आए थे। ऐसा नहीं कि आपको कोई वैक्सीन दिया गया, लो भाई ये करो तो इसका जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो एक्टिव हो जाएगा, नहीं, ये बाय बर्थ आपको गिफ्टेड मिला हुआ है। ठीक है, जैसे ही आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा वैसे ही ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होके ये रेनिन सिक्रीट करते हैं। रेनिन क्या करेगा? ये रेनिन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करने का मतलब ये है कि ब्लड की फ्लो को बढ़ाएगा, और जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो पहले कम हो गया था उसको फिर नॉर्मल किया जाएगा। अब कहानी समझ आई सबको? फिर से बोलूं मैं? देखिए, फिर से मैं आपको समझाऊं अगर, तो अब तो आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज दिस पोजिशनिंग, क्योंकि पहले आपको यही नहीं समझ आता ये दोनों कैसे टच करेगा, तो इसकी वजह से मैंने ये डायग्राम दिखाया। इसको देखे बिना तो कोई बच्चा समझ ही नहीं सकता है। ठीक है, इम्पॉसिबल है। आपको बिलीव ना, आप क्लास में किसी बच्चे से इस लाइन को लिख के पूछिएगा, बताओ ये दोनों टच कैसे कर सकते हैं, तो दो में से एक जवाब आएगा, या तो बच्चे का जवाब आएगा गलत लिखा हुआ है, या अब लिखा जाएगा कि पता नहीं क्या लिखा है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में ये पोजिशनिंग है। तो आपने क्या सीखा अभी अभी कि जहाँ पे ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये एफरेंट आर्टेरियोल टच करते हैं, वहाँ पे ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं उस टच पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही किसी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर कम हो जाता है तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करेगा, उसको बोलेगा कि तुम बढ़ो या बढ़ाओ। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वापस से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो और हाँ, कैसे होता है, क्योंकि ये जो जेजी सेल्स हैं इनको शॉर्ट में जे जी सेल्स बोला जाता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जेजी सेल्स हैं ये रेनिन सिक्रीशन करता है,
तो एक और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेनिन इज सिक्रेटेड बाय पीसीटी, डीसीटी, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो वहाँ पे टिक करेंगे किसको? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स जो हैं ये रेनिन को वहाँ पे रिलीज करने का काम करते हैं। अब क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? अब तो कोई दिक्कत नहीं? मैम ठीक ये है? तभी एक्टिवेट करेगा जब जीएफआर फॉल हो जाएगा। हाँ, सिर्फ तभी होगा। ये बैठा रहता है, ये मॉनिटरिंग के लिए बैठा हुआ है। मतलब कहते नहीं हम इमरजेंसी कंडीशन के लिए रखते हैं किसी चीज को, कैसे वो फायर एक्सटिंग्विशर लोग अपने घरों में टांग के रखते हैं, आपके स्कूल में होगा, और मतलब मॉल वॉल में मूवी देखने गए जहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड प्लेस हो, यस। तो कहाँ रोज जरूरत है उसकी? कभी आग वाग लगी तो इस्तेमाल करेंगे उसको, है ना? तो ठीक उसी तरीके से अक्सर कई बार ऐसा होता है, बहुत सारा ऐसा वर्क है, आप बहुत ज़्यादा पता चला डिप्रेशन में चले गए, इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका लो हो गया कि उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही। उन सारे कंडीशन में आपके बॉडी को उस इंस्टेंट टाइम पे जो लगने वाला जो शॉक था ना, ये एक तरीके से फ्लूड के मामले में देखा जाए तो सही में शॉक ही है आपकी किडनी के लिए। तो उससे बचाने का काम कौन कर रहा है? ये जेजी सेल्स कर रहा है। इसको रखा गया है आपके बॉडी में इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। अब आया समझ में? यस ठीक है? मैम। हाँ। यस मैम। अब देखिए, अब ना ये चैप्टर बहुत आसान हो गया। जैसे मैं कोई एक पार्ट होता है जिसको क्लियर करने के बाद आपको बोलती हूँ ना, बस आपका बेड़ा पार हो गया। अब इस चैप्टर में कोई दम नहीं है अगर मैं बोलूँ तो। मैंने एक आपको टॉपिक अभी समझाया है सबसे मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और जो इम्पोर्टेंट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो पोजिशनिंग एनसीईआरटी के डायग्राम को देख के कोई बच्चा समझ ही नहीं सकता, ना वैसा वो बना हुआ है। ठीक है? तो अब हम लोग फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स पे आते हैं। किस पे आते हैं? मतलब क्या है, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ये देखिए, आपके पास अभी अभी जो डायग्राम आपने देखा, ये जो आपके पास है बोमेंस कैप्सूल है, और स्पेशली इसमें जो ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट बोलने का साफ सीधा मतलब अब आपको खुद ही समझ जाना है। उसमें आपका जो पीसीटी है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, और जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है। इन सब का ना आपको काम करना है बारी बारी से, बस इतना सा ही काम है। ये बहुत आसान है। हाँ, थोड़ा आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, समझने में कोई दम नहीं है। ऐसा नहीं है मैं बोलूँ तो आप बोलेंगे कि क्या पढ़ लिया हमने, हमें समझ नहीं आया। है बहुत ईजी, नो डाउट। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, एक और कंडीशन ये है इसके साथ कि आप इसको जितना प्रैक्टिस में रखेंगे आपको उतना ज़्यादा ये याद होगा। ठीक है? पीसीटी समझ रहे हैं कहाँ पे है? कहाँ है पीसीटी? मैम कॉर्टिकल रीजन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और अगर पोजिशनिंग में बेसिक पूछूं तो बोमेंस कैप्सूल से शुरू हुआ था, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप के पहले जो ये कॉइल्ड पोर्शन यस है मैम। इसकी बात करेंगे। समझे? ये जो ये वाला पीसीपी है इसकी बात कर रहे हैं, समझ आया? ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो पीसीपी मैम है इसकी, स्टार्टिंग फ्रॉम वुमेन्स कैप्सूल। हाँ हाँ, और ठीक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप के पहले। एक्चुअल में तो सब एक ही है ना, ये तो हमने अपने समझने के लिए ये सारी चीजें जो बना के रखी हुई, कौन क्या काम कर रहा है, कौन कौन सा पार्ट है। ठीक है? तो पीसीटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ नीट, विच टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन पीसीटी? तो यहाँ सिंपल पे नाइन्थ क्यूबोइडल। क्लास में जब आप एपिथेलियम टिश्यूज पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे थे। तो जब क्यूब शेप्ड बहुत सारे सेल्स आपस में लाइन करेंगे तो उसको हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। और उसमें जब छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। याद आया? ठीक है? तो ये जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है ना, क्यों है? अब मैं आपको उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इन पीसीटी? मैम आप इंक्रीज द सीधी सी बात, सरफेस एरिया। हाँ, इंक्रीज द जहां जहां सरफेस ऐसा एरिया। zigzag मैनर में प्रेजेंट होगा तो वहां पे क्या करेगा? ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। लेकिन हम क्या बोल बढ़िया रहे हैं? सर। हाँ, रीएब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? रीएब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। ठीक है? अब तो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो आयंस हैं। ठीक है? जैसे कैसे मैंने आपको ओआरएस के पैकेट के बारे में बताया था, जब आप खरीदते हैं
तो आपको देखिए उसके ऊपर इतने सारे आयंस का नाम लिखा होता है, आपने नोटिस करा होगा। ये देखिए, तो बॉडी से जब बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए, ये जब आप खरीदेंगे तो हर एक पैकेट पे ये सारी चीजें लिखी होंगी, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट अब जब से इतने ध्यान से बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया है तो अब जरूर ध्यान देंगे आज की बात पे। ये देखिए, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, साइट्रेट, डेक्सट्रोज, सारी चीजें। अब लिखा है ईच 21 ग्राम जो पैक है उसमें सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम साइट्रेट है, डेक्सट्रोज है। तो ये जो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट बाहर चला जाए आपकी बॉडी के बाहर, तो ये सब मिलके वहां से खींचने का, रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो कितना करता है ये? 70 से 80% करता है। अभी मैं तुरंत आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में याद भी करा रही हूँ आपको, ठीक है। एक चीज, एक ट्रिक ये है कि चाहे आप पीसीटी लिखें, चाहे हेनलेज लूप, चाहे डीसीटी, सब में आपको क्या लिखना है? एक मेंटेन्स पीएच एंड आयनिक बैलेंस। कोई दिक्कत, ये तो होगा ही होगा ना, कॉमन सेंस लगाइए तो सब में होगा, है ना। ये आपको सब में आंख बंद करके लिख देना है कि पीएच को मेंटेन करेगा और ये आयनिक बैलेंस करेगा, ठीक है? लेकिन कुछ खुद भी सिक्रीशन करेगा, लेकिन सिलेक्टिव सिक्रीशन है। किस किस का करेगा ये? हाइड्रोजन आयन का करेगा, अमोनिया का करेगा। तो जो फिल्ट्रेट है उसमें ये, तभी तो अमोनिया धीरे धीरे आता है ना यूरिन में, क्योंकि ये पीसीटी जो है ये वहां पे सिक्रीट करके देगा। और कैसे करेगा ये? तो उसमें से एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, खींचेगा क्या? ये बाइकार्बोनेट आयंस को जो है एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, ठीक है। तो अब चलिए पीसीटी जो आपने सीखा है वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आपको समझ आ जाएगा आपने कितना सीखा, ठीक है। Which type of tissues are present in lining of PCT? simple cube cuboid order. ठीक है, वेरी गुड। ब्रश बॉर्डर बोलने का मतलब है छोटा छोटा सीलिया होगा उसमें, ठीक है। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इन पीसीटी? Increases to surface increase area the for surface area reabsorption. for reabsorption. वेरी गुड। एंड परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन बाय पीसीटी? 70 to 80. वेरी गुड। और सेलेक्टिव सिक्री मैम हाइड्रोजन क्या आयंस एंड बोला? अमोनिया, दो ही है। मैम क्वेश्चन सुना ही नहीं दिया। सेलेक्टिव, देखिए सेलेक्टिव सिक्रीशंस ऑफ पीसीटी, मैम वो तो हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन आयंस अमोनिया। एंड हाइड्रोजन एंड अमोनिया। अमोनिया। हाँ, और एब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन, आयन। इसमें से ये ले लेगा। बाइकार्बोनेट। पीसीटी याद हो गया सबको? यस मैम। अब देखिए जो हेनलेज लूप है, तो हेनलेज लूप के पढ़ते वक्त यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब का काम होता है और यहाँ पे जो डिसेंडिंग लिम्ब का काम होता है, दोनों का काम जो है उल्टा होता है। उल्टा किस सेंस में बोल रही मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि एक डिसेंडिंग पोर्शन है और दूसरा क्या है? असेंडिंग पोर्शन है। तो एक अगर डिसेंडिंग वाले की बात कर रहे हैं तो इसका जो डायरेक्शन है फ्रॉम अपवर्ड टू अपवर्ड टू डाउनवर्ड। डाउनवर्ड है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, पता ही आपको। और जब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? असेंडिंग के बारे में। छोटा सा डायग्राम डाउनवर्ड टू चाहिए। अपवर्ड। डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये भी समझने के लिए इसको यहाँ पर बता रहे हैं, हम लोग किसी पढ़ी रहेंगे। ये देखिए, तो मैंने अभी अभी ये बोला कि इसमें क्या है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, और इधर वाले में क्या है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड है। कॉमन सेंस लगाइए अपना, बस इतना याद रखना है, अब आपको सब समझ आ जाएगा। तो रीअब्जॉर्प्शन जो है असेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब मतलब पहले लेफ्ट वाले की बात नहीं करी जा रही, पहले राइट वाले की बात करी जा रही है। तो ऑब्वियस है, पहले तो जम के खींचा पीसीटी ने, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है।
फिर डिसेंडिंग लिम्ब कुछ खींचेगा, तो इस बेचारे के लिए बचेगा क्या? तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना, तो पॉइंट ऑटोमेटिकली आप खुद भी लिख सकते हैं कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है वहां पे जो रीअब्जॉर्प्शन है वो मिनिमम है, ठीक है। जबकि ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करता है। अब मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलने का क्या मतलब है तो समझिए। फिर वापस वही बात, अगर मैं इसको ऐसे काट के मेडुला वाले जोन में बिठा दूं, तो ये बेचारा तो वैसे भी मेडुला मेडुला में बैठा है या नहीं बैठा है ना, ये कहाँ बैठा है? मेडुला में। आपने जब पढ़ा जक्स्टा ग्लोमेडुलर नेफ्रॉन या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो आपने उसमें यही सीखा ना। आपने जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या सीखा कि ये कहाँ पे मेडुलरी रीजन में। तो जब ये मेडुलरी में होगा तो ऑब्वियस है कि ऑस्मोलैरिटी कहाँ मेंटेन करेगा, कॉर्टिकल में थोड़ी करेगा। अगर यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बनाते वक्त लिख दूं कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तब तो गलत ही होगा। मतलब बच्चा ही बेवकूफ है जो लिख रहा है कि कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉइंट क्या आ जाएगा कि ऑस्मोलैरिटी किसकी मेंटेन करेगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझ आया? ठीक है, मेडुला में प्रेजेंट Yes. है खुद इसलिए, ठीक है। असेंडिंग है। फिर अब उल्टा ये डिसेंडिंग, फर्स्ट वाला जो है डिसेंडिंग वाले के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये जो है ये वाटर के लिए परमिएबल है, और असेंडिंग वाला जो है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल। पहले ये दोनों एक साथ देख लीजिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। पहला पॉइंट, द movement, the direction of movement in descending limb of loop of Henle is from upward to downward, while the direction of movement of fluid in the ascending limb of loop of Henle is from downward to upward। पहला क्रिस्टल क्लियर अपोजिट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, फिर जब हम यहाँ पे बात करते हैं द डिसेंडिंग लिम्ब, ये लेफ्ट वाला, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, ये बोलेगा हाँ भाई ठीक है वाटर तुम जा सकते हो, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होगा। बोले तो कहाँ जा रहे हो तुम, अभी तुम्हारी जरूरत है यहीं रुको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट जितना बढ़ाइएगा तो यूरिन क्या होगा, उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। फिर जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ पे स्टोरी पलट जाएगी, दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन यहाँ पे एटीपी खर्च करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कीमत उस सेंस में नहीं बोल रही, आपकी बॉडी के लिए बहुत कीमत है इसकी। तो इलेक्ट्रोलाइट का निकलना इतना आसान नहीं है, तो एक्टिवली ज्यादा जाएगा और पैसिवली कभी कभी जब साइज बहुत छोटा है तब ये क्या करेगा, पैसिवली। तो दोनों में ये क्या हो गया, क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस हो गया, ठीक। जिसकी वजह से जैसे ही ये मेहनत मशक्कत करके ऊपर चढ़ के डीसीटी के पास गया तो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट जो है वो पास होता है वहां, ठीक है। और इतना ज्यादा ये क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है कि फिर आगे जाके जब बहुत आगे जब ये जाएगा तो डाइल्यूशन इसका सिर्फ तब हो सकता है जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसके अंदर से पास हो जाएंगे। अब एक अपना कॉमन सेंस लगाइए, जब हम डिसेंडिंग लिम्ब में देख रहे थे तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ज्यादा था, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ा, फिर इसको आगे की तरफ भेजा जा रहा है। तो जैसे ही ये डीसीटी में जाने वाला है तो इसके कुछ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से निकल गए, कहाँ चला गया, यहाँ से बाहर पैसिवली भाग गया। वो कहाँ पे, मेडुलरी फ्लूइड में, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपने अभी भी पढ़ा उसमें भाग गया इसमें से। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड हो गया। क्या हो गया, ये डाइल्यूटेड हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. यहाँ चलिए अब डीसीटी की बात करते No, हैं हम ma'am. लोग। हाँ, डीसीटी जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो आपका समझ रहे हैं, ये वाले पार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये लास्ट वाला जो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉइल पोर्ट है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये डीसीटी जो है कंडीशनल बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंडीशनल। जब जरूरत होगी तो ज्यादा ही नमक पानी घोल के पी लिया आपने, बहुत ज्यादा आपने नमक खा लिया, ठीक है, तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करेगा ये सोडियम का। और क्योंकि
ट्यूबुलर पार्ट का कई लोग इसको आखिरी हिस्सा भी मानते हैं, ठीक है। तो ट्यूबुलर पार्ट का आखिरी हिस्सा या आखिरी पोर्शन होने की वजह से इसमें वाटर जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनल होगा। अगर बहुत ज्यादा वाटर है तभी ये रीअब्जॉर्प्शन करेगा, नहीं तो ये रीअब्जॉर्प्शन का काम नहीं करेगा। तो डीसीटी में खासियत क्या है कि यहाँ पे जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन आप कंडीशनल पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं आप? कंडीशनल पढ़ रहे हैं। जरूरत होगी तो होगा, नहीं जरूरत होगी तो नहीं होगा, ये भी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे देखते हैं डीसीटी के बारे में, तो इसकी खासियत ये है कि ये बाइकार्बोनेट आयंस का भी क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा। ये देखिए, DCT also capable of reabsorption of bicarbonate ions and selective secretion of। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे लेकिन सिक्रीशन ये किसका कर रहा है? यहाँ पे सिक्रीशन हाइड्रोजन का भी कर रहा है और पोटेशियम आयंस का भी कर रहा है, और किसका कर रहा है? यहाँ पे अमोनिया को कर रहा है। टू मेंटेन द पीएच, मैंने क्या बोला था, ये सब में आएगा। पीएच और ऑस्मोलैरिटी बैलेंस जो है ये सब में आएगा। तो पीएच और सोडियम पोटेशियम भाई सिक्रीट कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम या हाइड्रोजन पोटेशियम सिक्रीट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? ताकि ये क्या हो, यहाँ पे मेंटेन हो, बैलेंस्ड रहे। तो ये आपका क्या है? छोटा सा वर्क है डीसीटी का। तो डीसीटी, हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच पार्ट ऑफ या विच ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इन्वॉल्व इन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस, तब क्या लिखेंगे? मैम आंसर क्या डीसीटी। लिखेंगे? डीसीटी, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ साथ पोटेशियम आयंस का भी सिक्रीशन करता है। अमोनिया का सिक्रीशन तो खैर करेगा ही करेगा। आगे देखिए, आगे जब हम लोग इसमें बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास या लास्ट पार्ट इसका कौन सा बचा? हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट बचा, ठीक है। अब देखिए कलेक्टिंग डक्ट जो है इसकी खासियत क्या है? अब भाई ये तो कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक रन करेगा ना, इसके पास कोई लिमिटेशन थोड़ी है या नहीं? सोच के देखिए, ये नो जो मैम। आपके पास कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है ये तो कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक रन कर रहा है। तो साफ साफ लिखा एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, अंदर तक ये जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वापस फाइनली यही सारा तो जो कलेक्टिंग डक्ट है वो जाके खुलेगा कहाँ पे? जो मैंने आपको डे 1 पढ़ाया था, मतलब पिछली क्लास में। ये देखिए अपना कॉमन सेंस मैंने जो आपको कल सिखाया, मैंने आपको बोला तो जो ये कलेक्टिंग डक्ट है यही सारा कलेक्टिंग डक्ट जाके तो इस कैलिक्स में खुलेगा ना, फिर ये पेल्विस में जाएगा, फिर ये यूरेटर में जाएगा, फिर यूरिन को आगे भेजा जाएगा। आप समझे? जो कलेक्टिंग डक्ट है यही तो यस मैम। खुलेगा ना इसमें, समझे आप? ये बोल रही हूँ मैं। तो ये तो स्पेशल ही हो गया उसकी वजह से। तो यही बात आपको यहाँ पे बोली जाएगी कि कॉर्टेक्स से लेके आराम से मेडुला तक डेप्थ में या फिर फाइनली एंड में जाके ये ओपन होने का वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास? सेम, ये तो खैर सब में ही लिखेंगे कि ये पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने, ये सब में लिखेंगे, कोई नहीं कट कर सकता इसको, कॉमन सेंस है, ये तो होगा ही होगा सब में। और पूरा कंप्लीट चेक करने के बाद इसने अगर देख लिया कि भाई गलती से पिछले पार्ट से क्या हुआ है, कुछ वाटर जो है ये आ गया है, तो एक पिन पॉइंट मात्र भी एक्स्ट्रा वाटर जो है ये नहीं छोड़ेगा। तो सबसे ज्यादा वाटर जो है ये रीअब्सॉर्ब इसी पार्ट से होगा, ठीक है। क्यों किया जाता है? ताकि हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। कुछ बच्चे ना मैंने नोटिस करा है कि रीअब्सॉर्प्शन का मतलब ये समझ लेते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट ही पानी लेगा। नहीं, ये नहीं लेगा, इसमें से खींचा जा रहा है, इसमें से रीअब्सॉर्ब करके मेडुलरी इंटरस्टिशियम को भेजा जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये सेगमेंट जो है कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया क्या करेगा? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भेजने का काम करता है। क्यों? फिर वही बात, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, और जिसकी वजह से क्या होगा? पीएच और आयनिक बैलेंस आपका मेंटेन होगा। फिर एक बात यहाँ पे ये आती कि ये भी सिलेक्टिव सिक्रीशन करेगा हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का, ठीक है।
तो ये आपके जितने भी ट्यूबुलर पार्ट हैं उसका यहाँ पे रोल आपको दिया जा रहा है। इसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को क्लियर है? यस मैम। चलिए आगे देखिए। ये आपका ना अब काउंटर करंट मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, लेकिन इसका इतना इंट्रोडक्शन तो मैं ज़रूर दूंगी कि अगली क्लास में जब ये चैप्टर मैं फिनिश करूं तो आपको मेरी सारी बातें समझ आती रहे कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। तो अभी भी जो मैंने डायग्राम दिखाया था आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म का, मैं उसका भी आपको डायग्राम वापस दिखा के समझाती हूँ। सबसे पहले बेसिक बात, जो हेनलेज लूप है और वैसा रेक्टा है, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, देखा आपने? दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। लेकिन याद करने वाली बात यहाँ पे कौन सी है कि जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट है दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों में कैसे है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये अगर हम बात करें फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट की नेफ्रॉन में, तो ये देखिए अगर डिसेंडिंग लिम्ब में अपवर्ड टू डाउनवर्ड है तो उसके पैरेलल वाले वैसा रेक्टा में ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड है। फिर अगर असेंडिंग लिम्ब में ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड है तो डिसेंडिंग लिम्ब में कैसे है? ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो ये दोनों फिल्ट्रेट्स का जो डायरेक्शन है यहाँ पे उल्टा है, जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल ही उल्टा है, ठीक है। तो वही बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब्स ऑफ हेनलेज लूप इज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस को सिर्फ अंडरलाइन करेंगे, और जिसकी वजह से ये काउंटर करंट बना रहे हैं, काउंटर करंट को फॉर्म करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जो आपका वैसा रेक्टा है, तो वैसा रेक्टा किसका एक्सटेंशन बनाया था आपने? वैसा रेक्टा किसका एक्सटेंशन बनाया था आपने? डायग्राम देखिए मैं क्या पूछ रही हूँ, समझ आ जाएगा आपको। नहीं, वैसा रेक्टा किसका एक्सटेंशन है, किसने बनाया है? मैम एफरेंट आर्टेरियोल एंड ग्लोमेरुलस। बस यही पूछ रही हूँ मैं कि कौन सा आर्टेरियोल, एफरेंट कौन सा बना रहा है वैसा रेक्टा, यही तो पूछ रही हूँ मैं। मैम एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो हेनलेज लूप और वैसा रेक्टा जो है वो दोनों प्रॉक्सिमिटी में है, मतलब बिल्कुल टच में है, ठीक है। दोनों टच में इसलिए है कि दोनों में ना लेन देन एक्सचेंज का काम जो है वो चलता रहता है, ना चले तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है आपको, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वैसा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. That is 300 milliosmol per liter in the cortex to about 1200 milliosmol per liter in the inner medulla. ये बहुत ही आसान है, और ये 300 से 1200 या 800 से 900 या 900 से 1500 ऐसे ऐसे करके आपको ऑप्शन दिया जाता है, नीट एग्जाम में चेक भी कर लीजिएगा। ये बस ऐसे देखा जाए अगर तो छोटे बच्चों वाला पॉइंट है, इतना ही अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं। देखिए इस स्टेटमेंट को आप खुद से लिख सकते हैं, उसमें क्या लिखा है उसको ध्यान मत दीजिए। ये देखिए अगर आप अपनी ही बुक के इसी डायग्राम को सिर्फ फॉलो कीजिए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये जो डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है तो यहाँ पे एक देखिए मैंने क्या बोला था, जब भी किताब में पढ़ाई करेंगे तो हमेशा एक लाइन डाल दिया जाएगा, तो इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टिकल जोन हो गया, ठीक है। यस मैम। फिर हो गया आउटर मेडुला, और फिर हो गया बिल्कुल डीप में जो जाएगा पेनिट्रेशन होता हुआ, फिर हो गया इनर मेडुला, ठीक है। यहाँ नीचे थोड़ा सा कट रहा है, नीचे जब आप देखिएगा तो 1200 जाएगा,
तो यहाँ पे ये 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर से 1200 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर, तो कैसे जा रहा है ये, कॉर्टेक्स टुवर्ड्स मेडुला या मेडुला टुवर्ड्स कॉर्टेक्स, किधर से किधर की तरफ बढ़ रहा है? मैम कॉर्टेक्स टुवर्ड्स मेडुला। हाँ, आप खुद ही देखिए ना डायग्राम, आपको यहाँ पे हेजिटेट होने की जरूरत नहीं, खुद देखिए यहाँ पे 300, 400, 500, 600, 800, 1000, आप चाहिए तो पूरा 1000 से लेके और 1200 तक लिख करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काट रहा वहाँ पे। ये तो इतना ज्यादा कितना लिख के बेचारा कितना प्रिंट करे, तो ये आपको थोड़ा गैप ले लेके 300, 400, 600, 800, 1000, 1100, 1200 ऐसे करके प्रिंट कर रहा है। तो ये ऑस्मोलैरिटी जो मेंटेनेंस का काम है ना, ये दोनों मिलके करते हैं। मतलब आपका जो वैसा रेक्टा वाला पार्ट है वो भी इसमें साथ में मिलके काम कर रहा है, और जो आपका नेफ्रॉन वाला पार्ट है वो भी साथ में मिलके काम कर रहा है। तो इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है, अब ये देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखिए, अब आप इसको बिना देखे लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, दैट इज फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स है, देखिए ऊपर सबसे 300 है और सबसे नीचे क्या है 1200 है, ठीक है। कौन कर रहा है ये सब, इतना मेंटेनेंस करने का काम कौन कर रहा है? तो सबसे बड़ा रोल जो है इसमें सोडियम क्लोराइड का है और यूरिया का। जैसे ही देखिए किसी को वोमिटिंग होगा, किसी को लूज मोशन होगा, चाहे कोई डॉक्टर सलाह दे रहे हो, चाहे ओआरएस के पैकेट पे देखिए, चाहे ऐसे ही कोई आपको ज्ञान बांट रहा हो, हमेशा देखिए तुरंत सलाह देंगे, बोलेंगे कि भाई तुरंत क्या कीजिए, कुछ हो या ना हो पानी में नमक चीनी पानी घोल के पीजिए। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक पाउडर नहीं है, अगर आपके घर में ओआरएस पाउडर नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इसको घोल के पीजिए। साधारण भाषा में बोल तो देते हैं, सच्चाई ये है कि इसको मेंटेन करने का, इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोडियम क्लोराइड और यूरिया के जिम्मे है, ठीक है। और आपने पढ़ रखा है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप जो है वहां से भेजा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर उसका एक्सचेंज कर लिया जाएगा किसके साथ, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा है उसके साथ। तो कौन दे रहा था, तो मैंने क्या बोला कि ये जो है वैसा रेक्टा, इसको ऐसे समझिए। अब ये जैसे आपका क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा है ये। तो इसमें ये हमेशा किसके पैरेलल चलेगा, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप के पैरेलल चलेगा। तो दोनों में एक्सचेंज का काम जो है वो चलता रहता है। तो वही बात आपको यहाँ पे बोली जा रही है कि जो NaCl है तो उसका एक्सचेंज चल रहा है किसकी किसके बीच में, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप जो है वो देगा और वैसा रेक्टा जो है वो लेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, जो NaCl है वो रिटर्न कर दिया जाता है इंटरस्टिशियम को बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वैसा रेक्टा, ठीक है। Similarly, small amounts of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. तो ये कभी देगा कभी लेगा, कभी देगा कभी लेगा, बट कर क्यों रहे हैं ये कर इसलिए रहे हैं ताकि इनका जो आयनिक बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये जो ऊपर आप सारा एक्सचेंज कर रहे हैं तो ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के उल्टे काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब थोड़ा सा ये पार्ट आपको अगली क्लास में एक बार रिवाइज कराते हुए और फिर फाइनली नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर ओवर करेंगे। हालांकि है अभी इसमें अच्छा खासा पोर्शन, बट करेंगे हम लोग इसको, क्योंकि अब तो स्टोरी की तरह हो गया। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है वो भी आपको इजीली समझ आएगा। मिक्सुरेशन में तो खैर कुछ है ही नहीं, फिर आप उसको किसके साथ कनेक्ट कीजिएगा, अपने नर्वस सिस्टम के साथ, तो फिर या फिर अदर ऑर्गन्स के साथ आप एसोसिएशन पढ़िएगा और लास्ट में डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है बिल्कुल?
Yes, ma'am. चलिए, सिर्फ आपको आज की क्लास में खुद से लिख के नोट करके जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस और जेजी सेल्स का मैंने रोल बताया है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर कॉर्टेक्स में था और 1200 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर कहाँ है, मेडुला में हो गया। बस ये सारी चीजें आपको याद रखनी। लीव करूँ मैं? Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. चलिए, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. चलिए।